आज हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े इश्यूज़ को हाइलाइट किया था। चूँकि आज 10 दिसंबर है, ह्यूमन राइट्स डे है, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी थी। ये मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी। और सबसे बड़ा और पहला इश्यू हमने यही लिया था कि अ, हमारे मुल्क में ह्यूमन राइट्स की जो सूरत-ए-हाल है, जो कंडीशन है, वो धीरे-धीरे बहुत तेज़ी के साथ जो है गिरती जा रही है। और ये तशवीश मुल्क में भी पाई जाती है। मुल्क में जो सोचने समझने वाले लोग हैं उनको भी महसूस हो रहा है। जो यहाँ जर्नलिस्ट हैं उनको भी महसूस हो रहा है। माइनॉरिटीज़ के लोग, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, उनको भी ये बात महसूस हो रही है। और इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं जो बराबर निगाह रखती हैं ऐसी चीज़ों पर, उनकी रिपोर्टें जो बार-बार रिलीज़ होती हैं, उन रिपोर्ट्स में भी हमारे मुल्क के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो तेज़ी से गिरावट इन मामलात में हो रही है कि यहाँ की माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने आप को डरा हुआ महसूस करती हैं, ख़तरे में महसूस करती हैं। उनकी आज़ादी, उनके राइट्स जो है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड नहीं हैं। उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। और ख़ास तौर से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जर्नलिस्ट और जो जर्नलिज़्म की जो फ्रीडम है वो धीरे-धीरे बहुत कम होती जा रही है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जमात इस्लामी हिंद ये समझती है कि इससे मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। ये सब चीज़ें मुल्क में एक किस्म का डिस्ट्रस्ट पैदा कर रही है, अविश्वास पैदा कर रही है और उससे मुल्क की तरक्की भी रुक रही है, मुल्क की तस्वीर ख़राब हो रही है। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि वो इसको बहुत सीरियसली ले और सिर्फ़ हुकूमत इस मामले में सिविल सोसाइटी ग्रुप से, ह्यूमन राइट ग्रुप से, रिलीजियस लोगों से बात करे और इस सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत अपना रोल अदा करे और ये जो एजेंसियाँ हैं, जो समाजी तंज़ीमें हैं, इनको भी अपना रोल अदा करने की ज़रूरत है। ये बात हमने कही है। दूसरा हमने इश्यू लिया है कि रिलीजियस कन्वर्जन के बारे में अभी हाल में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक फ़ैसले में ये बात कही है कि किसी का मज़हब अख्तियार, कोई मज़हब अख्तियार करना या बदलना उसका पर्सनल राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है और उस पर ये फ़ोर्स करना, उसको उस पर ये लाज़िम करना कि वो मज़हब बदलने से पहले या कोई भी दूसरा मज़हब अख्तियार करने से पहले वो हुकूमत को इत्तला दे, उसका इंटेंशन बताए और पहले लोगों पे ज़ाहिर करे कि वो क्या करना चाहता है। तो ये बात जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ठीक नहीं है और ये इंसान की, सिटीज़न की जो फ्रीडम है उसके ख़िलाफ़ है। तो जमात इस्लामी ये समझती है कि जिस तरह से पूरे मुल्क में आधी से ज़्यादा रियासतों ने, स्टेट्स ने कन्वर्जन के बारे में कानून बना लिए हैं और जो सीधे-सीधे हमारे ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस जो फ्रीडम है उससे टकराने वाले हैं। और इसी तरह से अब सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर ये माहौल बनाने की कोशिश हो रही है कि कानून ऐसा बनाया जाए जिससे लोग मज़हब तब्दील ना कर सकें। तो ये बहुत ही गलत बात, हालाँकि कहा ये जा रहा है कि ज़बरदस्ती, लालच देकर मज़हब तब्दील करने पर रोक है, लेकिन ज़बरदस्ती और लालच के माने कौन तय करता है? जिसको आप हैरास करना चाहते हैं, जिसको दबाना चाहते हैं, आप अपने तौर पर लालच और ज़बरदस्ती के माने तय करते हैं। अब आप ये भी कहते हैं कि अगर किसी को ये कहा जाए कि अच्छे काम करने से आदमी जन्नत में जाएगा, बुरे काम करने से जहन्नम में जाएगा, तो ये कहना भी लालच और डर की बात कही गई है। तो ये इतना मज़ाक़-ख़ेज़ चीज़ें हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये पूरा सियासी वजूहात से हो रहा है, सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हो रहा है, नफ़रत की सियासत के लिए हो रहा है। एक तो सवाल ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि जो मुस्लिम तंज़ीमें हैं, वो रेट्स तय करती है कि अगर जो ब्राह्मण है, जो राजपूत है, ऐसे लड़कियों को लाओगे तो 4 लाख, 3 लाख, इस तरह की भी बातें मीडिया में चलती हैं और सोशल मीडिया पे भी चलती है। हमारे पास इसकी कोई इत्तला नहीं है, ऐसी खबरें आपके पास होंगी, लेकिन हुँ, याद रखिए जो शख्स पैसा लेके अपना मज़हब हुँ, बदलता हो, उसका मज़हब ना उसके लिए फ़ायदेमंद है, ना जिस मज़हब में वो जा रहा है उसके लिए फ़ायदेमंद है, वो नुकसानदेह है। तो इस तरह से ये बिल्कुल गलत बातें हैं जो आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है। असल जो ख़तरा है वो ये है
कि इस तरह के कानून के ज़रिए से एक शख्स को की आज़ादी छीनी जा रही है कि वो अपनी पसंद का मज़हब अख्तियार करे। तो ये ज़रूर कोई भी इसमें कोई भी मज़हब, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोई मज़हब नहीं मानते। कोई शख्स कोई मज़हब मानता है, कल ये कहता है कि मैं तो अब कोई मज़हब नहीं मानना चाहता, तो वो भी तब्दीली है। तो ये कैसे आप रोक सकते हैं किसी को? देश में बहुत सारे हिंदू संगठन हैं, वो ये करती है कि जो कोई हिंदू महिला है वो मुस्लिम धर्म कन्वर्ट ना कर ले, उसको लेकर वो लोग भी जाते हैं, जागरूक कर रहे हैं। अभी हाल में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई है, जो मुस्लिम लड़कियां, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो हिंदू धर्म कन्वर्ट कर रही है। तो इसको लेकर सर आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या प्लान है सर? देखिए, इसको धर्म परिवर्तन कहना ठीक नहीं है। ये समाज में जो नया बदलाव आ रहा है, उसमें ये आपस में लव अफेयर्स और मिलना-जुलना लड़के और लड़कियों का, इसका मज़हब से ताल्लुक़ नहीं है। ये जो सामाजिक जो ढाँचा बदल रहा है, उसमें ये सब चीज़ें हो रही हैं, और वो करने के लिए फिर किसी को मज़हब बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको उस तरह से देखने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक समाज में जो तब्दीली आ रही है, इसमें जो हो रहा है, इसको कोई एंगल देना ठीक नहीं है। दोनों सब तरफ से हो रहा है, किसी मज़हब का लड़का, किसी मज़हब की लड़की, तो ये एक समाजी जो तब्दीली आ रही है, तो इसको इस तरह से एड्रेस करने की ज़रूरत है कि लोग। आप इसे अफेयर्स का नाम दे रहे हैं, बाकी जो कट्टर सोच है वो इसे लव जिहाद का हाँ, नाम तो वो देती है। सियासत है ना, वो सियासी जुमला है वो। अच्छा, लव जिहाद जो है सियासी जुमला है, सियासी फ़ायदे के लिए घड़ा गया है, मतलब एक धर्म लोगों को बदनाम किया जाता है। लोगों को डिवाइड करने के लिए किया गया है। तो ये तो बात हम कह रहे हैं। इंजीनियर साहब, कितना पानी बह गया राजनीति का। हमें लगता है कि वर्तमान समय यूं ही नहीं आया, इसे अतीत ने सीढ़ियां दी हैं। क्या आपको लगता है कि इससे पहले की जो हुकूमतें थी, ये लगातार प्रोपेगेंडा एक खास पर्टिकुलर कौम को टारगेट करने के लिए किया जा रहा, उसका आज तक उजागर नहीं करते हैं आप लोग? क्या कहना चाहेंगे? समझा नहीं मैं आपकी बात। हमें लगता है कि जो अभी मौजूदा दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हर एंगल से हम लोग को टारगेट किया जा रहा है, इसका प्रोपेगेंडा बहुत पहले देश में छिड़ चुका था। इससे आप इत्तेफाक रखते हैं? तो ये बात आज पहली बार थोड़ी कही जा रही है। हुकूमत किसी की भी रही हो, जहाँ भी जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई और जो भी हुआ, उसके ख़िलाफ़ लोग आवाज़ उठाते रहे हैं शुरू से। ऐसा नहीं है, हर हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठी हैं। हुकूमतें बदली गई हैं, हुकूमतों के जिन हुकूमतों ने आधी सदी से ज़्यादा हुकूमत की, उसके ख़िलाफ़ भी पूरा मुल्क, आवाम और ख़ुद मुसलमान भी उसमें शामिल थे। तो ऐसा नहीं है, जब तब्दीलियाँ आती हैं तो इसी तरह आती हैं। आज जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रही हैं, और मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए तशवीश की बात नहीं है, बल्कि इस मुल्क के हर ज़िम्मेदार शहरी के लिए तशवीश की बात है कि ये मुल्क किस रुख पर जा रहा है। स्वराज जी, आपने ह्यूमन राइट्स की बात की। आज अभी जिस तरह से कई मुकामात पर इलेक्शन हुई और इस दौरान उपचुनाव भी हुए, रामपुर में भी जो जो डोमिनेटेड एरिया कहलाता है वहाँ हुआ, वहाँ की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें एक खास कम्युनिटी को वोट से महरूम रखा गया है। इसको लेकर जमात इस्लामी। देखिए, ये सीधे-सीधे जो बातें सामने आई हैं, रिपोर्ट्स भी नज़र आई हैं, उससे साफ लगता है कि इलेक्शन कमीशन को वहाँ अपना रोल और ज़्यादा ज़िम्मेदारी से अदा करने की ज़रूरत है, और इलेक्शन हमेशा बेखौफ़ी के माहौल में होना चाहिए। अगर किसी तबके को रोका जाता है, डराया जाता है, वायलेंस किया जाता है, माहौल ऐसा पैदा किया जाता है कि एक ख़ास तबका वोट न डाले, तो ये डेमोक्रेसी पर एक सीधा अटैक है। और मुझे लगता है कि ये आवाज़ उठनी चाहिए, और हम आपके ज़रिए से इलेक्शन कमीशन को कहना चाहते हैं कि ख़ास तौर से रामपुर से जिस तरह की रिपोर्टें आई है, इलेक्शन कमीशन को सीरियसली लेकर उनकी जो डिमांड्स है, उन डिमांड्स को गौर से सुनना चाहिए, और वहाँ री इलेक्शन होना चाहिए। सर, आपका सवाल जो इलेक्शन कमीशन से, हमारा आपसे ये सवाल है कि आप जो मुसलमानों की स्थिति जो सिकुड़ती जा रही है राजनीति में, पिछले दिनों इलेक्शन का रिजल्ट आया, 182 वाले गुजरात जैसे सीट में 10% मुसलमान हैं, सिर्फ एक मुसलमान जीत कर विधानसभा जाते हैं। मुसलमानों को आप किस तरह से एग्रेसिवली जागरूक करेंगे कि चुनाव का प्रयोग करें, अपने एकता का प्रयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रतिनिधित्व कर सकें? देखिए, इलेक्शन के मसले को, ये बात सही है, किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, हर तबके का रिप्रेजेंटेशन जब तक उसकी आबादी के मुताबिक नहीं होगा, तब तक वो डेमोक्रेसी मजबूत नहीं हो सकती। ये एक अफ़सोस की बात है कि इस वक्त राजनीति और सियासत जिस तरह से कम्युनलाइज़ और पोलराइज़ हो रही है, और मुस्लिम दुश्मनी पर जिस तरह से वोट हासिल करने की कोशिशें हो रही हैं, उसका ये नतीजा है कि यहाँ तक कि सेक्युलर पार्टियाँ भी मुसलमानों की बात करने से कतरा रही हैं, मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने से कतराती हैं। तो उसका नतीजा है साफ़ तौर पर
के रिप्रेजेंटेशन जो है कम हो रहा है। तो ये सिर्फ मुसलमानों का कम हो रहा है इसलिए तशवीश की बात नहीं, किसी भी तबके का जो भी मुल्क में रहता है उसके हर तबके की नुमाइंदगी पार्लियामेंट में, असेंबली में उनकी आबादी के मुताबिक या उससे थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो सकता है, लेकिन उसके मुताबिक होगी तभी ये डेमोक्रेसी मजबूत कहलाएगी और सभी उसमें शरीक होंगे, तभी ये मुल्क सही तौर पे तरक्की करेगा। चलिए अंतिम सवाल पे आते हैं। चूंकि आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक हिस्सा ये भी रहा था कि स्कॉलरशिप को लेकर के, स्कॉलरशिप जो पहले से 9वीं तक की बंद कर दी गई है दुर्भाग्य से, जमात इस्लामी हिंद वैकल्पिक मीडिया जो इन दिनों देश में पनप रहा है उसे प्रोत्साहित करने के लिए, उसे आवाज़ देने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है। पिछले हफ्ते आपने डिस्ट्रीब्यूशन भी किया, मैं गवाह रहा हूँ उस मजलिस का, मैं भी लाभार्थी में से था। अगर पहली से 9वीं तक के बच्चे की स्कॉलरशिप अगर रोक दी जा रही है, जमात इस्लामी का कोई मास्टर प्लान है इनके लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो काम हुकूमत का है वो काम हुकूमत को ही करना होगा और हम सिटीज़न हैं, हुकूमत चुनने का अधिकार हमें है। तो ये हुकूमत जिस काम के लिए हुकूमत बनी है उसको उस काम के लिए मजबूर करना ये आवाम की ज़िम्मेदारी है। कोई भी तंजीम कितनी भी बड़ी हो जाए, हुकूमत के लेवल का काम कभी नहीं कर सकती। जो मदद हुकूमत के ज़रिए से हो सकती है स्कॉलरशिप में, जो चीज़ें तालीम के मैदान में हुकूमत के ज़रिए की जा सकती हैं, कोई तंजीम कितना कर सकती है? कितनी बड़ी से बड़ी तंजीम जितना भी करेगी वो कितना बहुत छोटा होगा। तो इसलिए तंजीमें तो पहले से कर रही हैं अपने तौर पर और ज़्यादा भी करेंगी, लेकिन असल जो ज़िम्मेदारी है कि हुकूमत कैसे किसी एक तबके को टारगेट करके और उनकी जो सहूलतें हैं उनको आप सियासी फ़ायदे के लिए उन सहूलतों को ख़त्म कर रहे हैं, तो आप एक तरह से मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद कम होगी, माइनॉरिटीज़ के, मुस्लिम्स के लोगों की तादाद कम होगी, तो मुल्क की तरक्की भी कम होगी और मुल्क जो है वो मजबूत भी नहीं होगा।